हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलएलबी करने से पहले आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर आप करियर डिसाइड कर रहे हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी करना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और क्या आपके पास पहले से होनी चाहिए चीज़ें, मतलब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस चीज़ से आप रिलेटेड हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एलएलबी करियर में। तो मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें पहले, बिकॉज रिग्रेट नहीं होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये स्पेशल चैनल बनाया गया है करियर गाइडेंस से रिलेटेड। तो जो भी अपडेट्स आती हैं करियर गाइडेंस से रिलेटेड या फिर कोई आपको सवाल है आपके मन में और उसके जवाब आपको चाहिए करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो डेफिनेटली दिस चैनल इज़ गोइंग टू हेल्प यू। उसके बाद अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके आप बुक कर सकते हैं स्लॉट, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे या फिर आपको कुछ जानना है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा उसके अंदर। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आप बुक कर लें वन ऑन वन कॉल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं स्किल रिक्वायर्ड टू थ्राइव इन द लॉ करियर। कौन कौन सी स्किल चाहिए आपको, और कंप्लीट एलएलबी एडमिशन का प्रोसेस बताऊंगा। एलएलबी 3 साल और 5 साल में डिफरेंस क्या होता है, क्लैट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बताऊंगा। एडमिशन कैसे आप एनएलयूज़ में लेते हैं यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में लेते हैं, कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट लॉ स्कूल इंडिया के कौन कौन से हैं, सिलेबस क्या होगा एलएलबी का, और एआईबी क्या होता है। बिकॉज एलएलबी करने के बाद आप लॉयर नहीं बनते हैं, आप एडवोकेट नहीं बनते हैं, आपको प्रैक्टिस करने से पहले एआईबी देना होता है, वो क्या होता है, और करियर ऑप्शंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, देखिए तो एलिजिबिलिटी पहले बता दूं मैं आपको, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है। ओके, तो मैं एलिजिबिलिटी आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी इसकी अगर आप 5 ईयर्स के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 12th स्टैंडर्ड है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो। अगर आप 3 ईयर्स के लिए जाते हैं तो आप ग्रेजुएशन अगर किए हैं, आप बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, आपने एमबीबीएस किया है या फिर आपने बीए किया है, जो भी आपने बीकॉम वगैरह कोई भी कोर्स किया है आपने, आप 3 ईयर्स का कोर्स जो है ग्रेजुएशन के बाद लॉ का परस्यू कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। अब ये एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन लॉ में 2 तरह से होते हैं। एक होता है कोई कोई जगहों पे ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पर कुछ कुछ जगहों पे डायरेक्टली आपका एडमिशन जो होता है वो डायरेक्ट एडमिशन होता है, यानी आपका 12th के बाद मेरिट पे होता है, या फिर बहुत सारी जगहों पे एंट्रेंस बेस्ड होता है। तो एक मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। महाराष्ट्र में अगर आप लेना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो यू हैव टू आपको देना होगा MHCET लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ओके, MH लॉ CET। और अगर आप नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपको देना होगा क्लैट, दैट इज़ कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये आपके दोनों कोर्सेज के लिए हो गए। ओके, 5 ईयर्स के लिए। तो ये उसके बाद आपका जो स्कोर आता है उसके ऊपर आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, कॉलेज के अंदर डायरेक्टली आपका एडमिशन होता है। अब बात कर लेते हैं पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे दिल्ली का है तो DULLB बोलते हैं उसे, कंडक्टिंग बॉडी इसकी NTA है, लॉ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी की, ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर ये ऑन बिहाफ ऑफ कंडक्ट करती है। BVP-CET है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का, LPU नेस्ट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, MHCET लॉ के लिए है, अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ, और बाकी सब महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस हैं सबके लिए। BHU-UET बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, LAT दैट इज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो बेस्ट लॉ कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जिनका मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से आपके कॉलेज नज़दीकी कॉलेज में भी देखना होगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का जो उसकी फ़ीस है 6,980 अराउंड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मुंबई यूनिवर्सिटी की 54,520 है, ये 1 ईयर की फ़ीस है। GLAC की फ़ीस 7,100 है। डॉक्टर अम्बेडकर लॉ कॉलेज का 1,92,000 है। SNDT का 12,000 है। JCCL का जो है वो 6,900, डिस्बी कॉलेज 21,000, PES लॉ यूनिवर्सिटी 30,000, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज ऑफ लॉ 77,000, और वेस्ट कॉल का 29,000। तो ये कॉलेजेस हैं, ये एस्टिमेटेड फ़ीस है, ये फ़ीस वेरी करती रहती है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, तो आपको थोड़ा सा चेकआउट करना है। सिलेबस और सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस और सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में सिलेबस जो होता है वो होता है लेबर लॉ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ, कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फैमिली लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, वुमेन एंड लॉ,
सब्जेक्ट्स जो है लॉ के सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं, एनवायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपैरेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस ओके, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, arbitration, कंसोलेशन एंड अल्टरनेटिव्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और थर्ड ईयर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग इन मूट कोर्ट, लीगल राइटिंग, एंटरप्रेन्योर ऑफ स्टेट्यूस, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ, लैंड लॉज इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल न्यूज़, ओके, एंड ट्रेनिंग एंड इन ड्राफ्टिंग एंड लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कंपनी लॉ, लॉ ऑफ टैक्सेशन, कोऑपरेटिव लॉ। तो ये सारी लॉ है। अब चूज़ क्यों करना चाहिए एलएलबी? तो क्यों चूज़ करें एलएलबी? सबसे पहले बता दूं आपको कि एलएलबी चूज़ करने का जो मकसद है मेन, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या फिर लीगल प्रोसेस में आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ही आप लॉ लें। अगर आपको मन पसंद नहीं है, आपको कोर्ट जाना पसंद नहीं है, बाहर घूमना पसंद नहीं है, धूप में खड़े रहना या फिर नंबर के लिए वेट करना नहीं पसंद है, पेशेंस नहीं है आपके पास, डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि ये सब्जेक्ट आपके पास नहीं, आपके लिए नहीं है। बिकॉज ये लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई काम 10 दिन में होने वाला रहता है, शायद साल भर लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज अगर आप इंडिया में लॉ कर रहे हैं तो आपको इसके हिसाब से अपने माइंडसेट को बनाना पड़ेगा कि यू हैव टू बी पेशेंस। ओके, प्रिपरेशन टिप्स लॉ के लिए क्या है? एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बेसिकली प्रिपरेशन टिप्स यही होती हैं कि आप पर्टिकुलर जो एंट्रेंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लैट दे रहे हैं, तो क्लैट के लिए आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, ऑफलाइन मॉक टेस्ट दें, आप बुक्स को पढ़ें, आप पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है उससे जो नोट्स आते हैं उसे आप पढ़ें, उसकी पर्टिकुलर गाइड जो आती है उसे पढ़ें, और बेसिकली हेल्थ पे अपने ध्यान दें। यही एक प्रिपरेशन टिप्स के लिए है, और आपको कोर प्रिपरेशन करना होगा। तो मैंने जस्ट शॉर्ट में बताया। स्कोप क्या है हायर स्टडीज़ का एलएलबी के बाद? तो यहाँ पे आपके कुछ 4-5 चीज़ें बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आप एलएलएम कर सकते हैं, दैट इज़ आप मास्टर्स कर सकते हैं लॉ में, एमफिल लॉ में कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी लॉ में कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स इन लेबर लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप एलएलबी के बाद भी परस्यू कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, एलएलएम में पीएचडी तो एलएलएम के बाद कर सकते हैं। अब एलएलबी की जो सैलरी होती है वो क्या होती है? तो इंडिया में जो सैलरी का रेंज है वो 25 से लेकर 30 लाख पर एनएम का रेंज है। इवन लॉयर जो हैं वो ग्रेजुएट हुए हैं नॉर्मल कॉलेजेस से, उनमें पोटेंशियल है। जो बड़े कॉलेजेस की बात किया मैंने 25 to 30 लाख फॉर्म में, वही 5 से 10 लाख और कभी कभी 18 से 20 लाख पर एनएम भी कमा लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। नाउ करियर ऑप्शंस क्या है एलएलबी के बाद, आप क्या क्या बनते हैं? तो आप बनते हैं बिजनेस कंसल्टेंट, एडवोकेट, लॉयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट एडवाइज़र बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर तो बता दें, अटॉर्नी जनरल बनते हैं, आप डिप्टी लीगल एडवाइज़र बनते हैं। ये आपके एलएलबी करने के बाद है। अब यहाँ पे स्किल्स क्या क्या चाहिए? ओके, तो यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं जो आपको डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करना है उसको आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं। इफ़ यू विल बी एबल टू कन्विंस देम, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक देयर क्रेडिट कार्ड आउट एंड आपके लिए वो स्वाइप करेंगे, आपको पैसे देंगे। डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी उस समय पे आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक घटना हुई, उस समय आपने जो डिसीजन लिया है वो उस घटना को डिवाइड करेगा आगे, मतलब आप फोरकास्ट करेगा कि आप आगे क्या होने वाला है। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, आप लीड कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एम्पैथी एंड कंपैशन होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए आपके पास। आपको सच बोलने की, सच सुनने की, सच के साथ खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी जो लॉ से रिलेटेड मैंने आपको बताया। अगर कोई डाउट हो डेफिनेटली आप कमेंट करें। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लॉ से रिलेटेड सारी की वीडियोस मतलब लॉ से रिलेटेड सारे प्रोसेस को क्लियर किया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें, और अगर आप और भी कुछ डाउट है आपके मन में लॉ से रिलेटेड, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके कॉल बुक करें, वहाँ वी विल एबल टू टॉक। बिकॉज मैं हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं बता पाता हूँ, बिकॉज वीडियो लंबी हो पाएगी। एक दूसरे से बात करेंगे, बेसिकली हम लोग काफ़ी अच्छे समझ सकूँगा, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ सकूँगा, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।